हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ दोस्तों, राजस्थान की क्लास संस्कृति लेकर। और राजस्थान की क्लास संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली वाला जो टॉपिक हमारे यूट्यूब पर चल रहा था दोस्तों, उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मारवाड़ चित्रशैली के बारे में बात की थी मेरे दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो बीकानेर चित्रशैली के बारे में बात करने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बीकानेर चित्रशैली की ओर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब ही नहीं। बिना समय गवाए हम अध्ययन करने वाले दोस्तों बीकानेर चित्रशैली के बारे में। तो आओ मेरे साथ बनेगा वीडियो के अंदर। बीकानेर चित्रशैली दोस्तों, बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभकर्ता माना गया है, बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभकर्ता, इसका जो प्रारंभकर्ता दोस्तों महाराजा राय सिंह को माना गया। किसको माना गया? महाराजा राय सिंह को माना गया। ठीक है, महाराजा राय सिंह के समय क्या होता है, जब बीकानेर चित्रशैली का क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम क्या है? ध्यान रखना, उस ग्रंथ का नाम है भागवत पुराण। क्या नाम है? भागवत पुराण। ये ध्यान रखना, प्रथम चित्रित जो ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम क्या है? शैली का उस ग्रंथ का नाम है मेरे दोस्तों भागवत पुराण। क्या नाम है? भागवत पुराण। ठीक है, प्रारंभकर्ता पूछा जाए अगर आपसे तो कौन होगा? महाराजा राय सिंह। इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखना, भागवत पुराण मेरे दोस्तों। इसके बाद देखा जाए कि महाराजा राय सिंह के दरबार में एक दरबारी चित्रकार था, दरबारी चित्रकार। और दरबारी चित्रकार का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो दरबारी चित्रकार का जो नाम था उसका नाम था नूर मोहम्मद। ठीक है, इस नूर मोहम्मद ने क्या किया दोस्तों? तो ध्यान रखना, इस नूर मोहम्मद ने क्या किया? ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था रागमाला सेठ। कौन सा सेठ मेरे दोस्तों? रागमाला सेठ। कौन सा सेठ मेरे दोस्तों? रागमाला सेठ। जो चित्रित करने वाला व्यक्ति था वो चित्रकार था, उसका नाम क्या था? नूर मोहम्मद। क्या नाम था मेरे दोस्तों? नूर मोहम्मद। 2-3-4 बातें याद रखनी है कि प्रारंभ करता महाराजा राय सिंह मेरे दोस्तों, और प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम क्या था? भागवत पुराण। ये किस शैली का है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जो बीकानेर शैली का है। और इनके दरबार में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद ने ग्रंथ चित्रित किया था, उसका नाम था रागमाला सेठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आईएमपी करके लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। खूब बार कितने एग्जामों के अंदर इसके बारे में क्या किया गया था उसको ध्यान रखना, इसके बारे में पूछा गया है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद देखा जाए कि इसी महाराजा राय सिंह के शासनकाल में क्या होता है, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक धार्मिक चित्रों का, सर्वाधिक धार्मिक चित्रों का चित्रण होता है। सर्वाधिक धार्मिक चित्रों का चित्रण किसके समय होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, उसका नाम हो जाएगा महाराजा राय सिंह। ये 2-3-4 बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये जो अभी जो बोर्ड के अंदर लिखा गया दोस्तों, वो सब एग्जाम के अंदर पूछा गया। इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों। चले आगे, चलो ठीक है। इसके बाद देखा जाए मेरे दोस्तों, तो एक शासक और आता है, और उस शासक का नाम क्या है? तो उस शासक का नाम है दोस्तों महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह को उधर लिखते दोस्तों, क्योंकि यही लिख देते महाराजा, यहाँ पर लिख देते, और क्या महाराजा यही लिख देते, महाराजा अनूप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, महाराजा अनूप सिंह। ठीक है, खूब इंपॉर्टेंट है महाराजा अनूप सिंह, खूब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, महाराजा अनूप सिंह ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके शासनकाल को क्या माना जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनके शासनकाल को माना जाता है स्वर्णकाल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है दोस्तों? स्वर्णकाल माना जाता है। इनका जो शासनकाल है बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? महाराजा अनूप सिंह का जो शासनकाल है
इनका शासनकाल क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। क्यों माना जाता है स्वर्णकाल? मैं खूब सारे मतलब जो मैंने वीडियो बताए, अगर स्वर्णकाल के बारे में कुछ बात आई हो दोस्तों, तो मैंने बताया है कि स्वर्णकाल उसी शासक के शासनकाल को माना जाएगा कि जिसके शासनकाल में सर्वाधिक क्या हुआ मेरे दोस्तों? सर्वाधिक चित्र बने हुए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और इन्हीं के शासनकाल में मेरे दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखना, एक तो उस्ता कला, कौन सी कला? एक तो उस्ता कला, और एक थी दोस्तों प्लस मथुरण कला। उस्ता कला और मथुरण कला का उद्गम किसके समय होता है? उद्गम बोलो या विकास बोलो, वो किसके समय होता है? तो ध्यान रखना, महाराजा अनूप सिंह के समय। ठीक है, उस्ता कला किस पर की जाती है? तो ध्यान रखना, ऊंट की खाल व कुपों पर। किस पर की जाती है दोस्तों? ऊंट की खाल प्लस कुपों पर सोने की नक्काशी की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? सोने की नक्काशी की जाती है। आप लोगों ने खूब देखा होगा, ऊंट की जो कूब होती है, जो मतलब उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कूब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ऊंट के ऊपर बैठता है वो कूब को पकड़कर ही बैठता है दोस्तों। और ऊंट की खाल मतलब मुर्दे, मतलब मरा हुआ ऊंट मत समझ लेना। ठीक है, मरा हुआ ऊंट के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जिंदे ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जिंदा ऊंट होगा, जो जिंदा ऊंट होगा उसके खाल पर क्या की जाएगी दोस्तों? नक्काशी की जाएगी। और किससे की जाएगी? सोने से की जाएगी। और ऐसी कला कौन सी है? उस्ता कला। ये है कहाँ की? अब बीकानेर चित्र शैली पढ़ रहे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ की प्रसिद्ध होगी? बीकानेर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर इसके कोई प्रमुख चित्रकार पूछे दोस्तों, तो ध्यान रखना, प्रमुख चित्रकारों के नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। प्रमुख चित्रकार, इसके जो कलाकार कौन कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, कलाकार इधर दिख रहा है, कलाकार। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कलाकार। ठीक है दोस्तों, कलाकार के अंदर कौन है? ध्यान रखना, सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हिसामुद्दीन। कौन है दोस्तों? हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन को दोस्तों 1986 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से सम्मानित किया था? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद कौन है कलाकार? यहाँ पर इधर लिख लो 3 मार्क पर। इसके बाद कौन कलाकार है दोस्तों? ये ध्यान रखना, अली राजा। कौन है? अली राजा। कौन है दोस्तों? अली रजा। इसके बाद है मेरे दोस्तों रुकनुद्दीन। ये 2-3 कलाकारों के नाम याद रखना, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, अली राजा, रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन। नीचे दिख रहा है? ठीक है, ये भी दिख रहा है? चलो ठीक है, ये दो मैं दोस्तों 3 मार्क लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ उस्ता कला की, जो आप समझ जाना। यहाँ पर चित्रकारों के नाम लिखा हूँ, जिसका एक का नाम तो मैंने लिखा हिसामुद्दीन, दूसरा रुकनुद्दीन दोस्तों, रुकनुद्दीन। ठीक है, और एक का नाम है दोस्तों प्लस अली रजा। इनका नाम याद रखना। इनका नाम क्या करोगे आप? याद रखो, क्योंकि खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे दोस्तों ये मथुरण कला क्या है? तो मथुरण कला क्या है? तो ध्यान रखना, ये जैन समाज से संबंधित बीकानेर के स्थानीय कलाकारों की कला है दोस्तों। बीकानेर के स्थानीय कलाकारों की कला है, जिस कला को हम क्या कहेंगे? मथुरण कला। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए मेरे दोस्तों, इस मथुरण कला है, ये किस समाज से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित। ये बात ध्यान रखना, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और ये कला की कहा जाती है? ध्यान रखना, देवी देवताओं का भित्ति चित्रण। क्या दोस्तों? देवी देवताओं का भित्ति चित्रण। इतनी बात बांध के रख लेना, क्योंकि ये खूब बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये 2, 3, 4, 5 बातें याद रखना, क्योंकि मैं
खूब धीरे धीरे चल रहा हूँ मेरे दोस्तों, खूब धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं दूसरी बार समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बार और देख लो लिखना। उसका कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की ऊंट की खाल प्लस कुपों पर सोने की नक्काशी की जाती है दोस्तों, उस कला को हम कहते हैं उसका कला। इसके अंदर चित्रकार कलाकार बताए हिसामुद्दीन 1986 में क्या हुआ दोस्तों? पद्मश्री से नवाजित किया गया। इसके बाद दूसरे जो इसके कलाकार हैं रुकनुद्दीन और अली राजा। उस्ता कला का उद्गम कहाँ से हुआ? तो बीकानेर से हुआ दोस्तों, और बीकानेर के स्थानीय कलाकारों की ये कला है दोस्तों, और जैन धर्म से संबंधित है मथुरन कला। इसके बाद देवी देवताओं का भित्ति चित्रण है ये कला। कौन सा देवी देवताओं का भित्ति चित्रण है ये कला, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे क्या आता है दोस्तों? तो आगे जो आता है इस शैली की विशेषता। क्या आती है दोस्तों? विशेषता। विशेषताएं क्या आ जाएगी? विशेषताएं क्या आ जाएगी दोस्तों? विशेषताएं आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विशेषताएं। विशेषता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विशेषता। ठीक है दोस्तों, विशेषताओं के अंदर ध्यान रखना कि सबसे पहली विशेषता क्या है कि पीले रंग की प्रधानता। पीले रंग की प्रधानता। किस रंग की प्रधानता दोस्तों? पीले रंग की प्रधानता। ठीक है, पीले रंग की प्रधानता। किस रंग की प्रधानता है? पीले रंग की प्रधानता। ठीक है, पीले रंग की प्रधानता, ये ध्यान रखना। खूब बार पूछा जाता है कि यहाँ पर जो भी चित्र बने होंगे दोस्तों उसके अंदर रंग कैसा भरा हुआ? पीले रंग। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक जो चित्रण यहाँ पर हुआ, सर्वाधिक किसका हुआ था दोस्तों? सर्वाधिक जो चित्रण हुआ मेरे दोस्तों वो किसका हुआ है? तो ध्यान रखना, घोड़े का। किसका? घोड़े का। किसका हुआ है? घोड़े। हम जो बात करें दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फैक्ट से फैक्ट पढ़ रहे हो। इसके बाद देखा जाए दोस्तों इसके बारे में क्या आता है, तो ध्यान रखना, मुगल शैली का प्रभाव। मुगल शैली का प्रभाव। मुगल शैली का प्रभाव। मुगल शैली का प्रभाव का मतलब मुगल शैली का प्रभाव। अब मुगल शैली का प्रभाव दोस्तों, मुगल शैली का प्रभाव का मतलब ये होता है कि मुगल शैली का प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कि मुगल जब आए थे उस समय जो हमारी बीकानेर चित्र शैली थी उस समय मुगलों से संबंधित कुछ चित्र बने या नहीं बने? तो नहीं बने थे। ठीक है, सॉरी, मुगल शैली का प्रभाव आरंभ से था, ध्यान रखना। बने थे लेकिन कब से था? आरंभ से था, बाद में किसी शासक के समय नहीं पड़ा। ठीक है, अब जो आता है दोस्तों कंपनी शैली का प्रभाव। कंपनी शैली का प्रभाव। अब ये कंपनी शैली क्या है? कंपनी शैली का मतलब होता है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था उस समय यहाँ का शासक था दोस्तों महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह। और महाराजा सूरत सिंह के समय क्या पड़ता है तो ध्यान रखना, किसका प्रभाव होता है? तो कंपनी शैली का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है दोस्तों? कंपनी शैली का प्रभाव होता है। 2, 3, 4, 5 विशेषता याद रखनी है और मेरे हिसाब से इतनी याद हो जाएगी। ये खूब बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, इसीलिए ये हमारे लिए IMP हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो बातें वो किसके बारे में? हमारे बीकानेर चित्र शैली के बारे में है। और आगे हम और अध्ययन करने वाले हैं, वो किशनगढ़ शैली के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। चले आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली के अंदर एक बात और याद रखो दोस्तों, रख लेना, वो क्या है? ध्यान रखना, यहाँ के चित्रकार वैसे ज्यादा थे नहीं, लेकिन जो चित्रकार थे वो क्या करते थे? तो वो क्या करते थे? चित्रों के साथ नाम व तिथि अंकित करते थे। मतलब तिथि अंकित करते थे। अब होता क्या दोस्तों, अब ये चित्र बना देते थे और चित्र के साथ मतलब अपना नाम लिख देते थे और तारीख डाल देते थे। मतलब ये चित्र किस तारीख को बना और किसके द्वारा बनाया गया, ऐसा सबसे यूनिक
कहां पर देखने को मिलता है हमको ध्यान रखना, बीकानेर चित्र शैली के अंदर। ये बात की ध्यान रखना, ये खूब बार पूछी भी गई है, ठीक है। इसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों वो किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार देख लेना इसको। किशनगढ़ दोस्तों कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, ठीक है दोस्तों। अब देखना किशनगढ़ शैली का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रारंभकर्ता। क्या देखेंगे? प्रारंभकर्ता। किशनगढ़ शैली का दोस्तों जो प्रारंभकर्ता माना गया है वो प्रारंभकर्ता कौन था? तो ध्यान रखना किशनगढ़ शैली का प्रारंभकर्ता नागरीदास था दोस्तों, नागरीदास। इसी नागरीदास को दोस्तों हम क्या कहते थे? तो ध्यान रखना इसी नागरीदास को हम सावंत सिंह के नाम से जानते थे, सावंत सिंह, ठीक है। इसी के समय, इनके समय क्या माना जाता है? प्रारंभ, इन्हीं के समय किशनगढ़ शैली क्या होती है दोस्तों? प्रारंभ होती है, इसकी शुरुआत होती है। और इन्हीं के समय क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना किशनगढ़ चित्र शैली के समय क्या होता है? महाराजा नागरीदास या सावंत सिंह के समय क्या होता है? तो इन्हीं के समय क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? इस शैली का गोल्डन एज माना जाता है। गोल्डन एज का मतलब होता है दोस्तों कि जिस शासक के समय सर्वाधिक चित्र बनाए गए होंगे उसी के शासन काल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? गोल्डन एज, मतलब स्वर्ण काल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखना इस शैली को प्रकाश में कौन लाया? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, इससे पहले इसका नामो निशान नहीं था। इन दो व्यक्तियों की यहाँ पर जब किशनगढ़ दो व्यक्ति घूमने आते हैं जिसका नाम है डॉक्टर फयाज अली दोस्तों और एरिक डिक्सन। ये दोनों दोस्त थे, घूमते घूमते चले गए थे और यहाँ पर एक चित्र का इन्होंने खोज कर ली। और चित्र था वो किसका था? आपके दिमाग में वैसे छवि बन गई होगी दोस्तों, बनी ठंडी का। किसका था? बनी ठंडी का। इसीलिए इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों एक का नाम आता है डॉक्टर फयाज अली और एक का नाम आ जाता है दोस्तों एरिक डिक्सन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एरिक डिक्सन। इन दोनों के द्वारा दोस्तों खूब ये नाम खूब बार पूछे गए हैं, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूँ खूब बार पूछे किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में एक प्रश्न आता ही है। अगर बीएसटी से लेकर आप आरएस तक चले जाओ एक प्रश्न जरूर आएगा। और एकमात्र ऐसी चित्र शैली और है, वो कौन सी है? नाथद्वारा, ठीक है। तो किशनगढ़ चित्र शैली को अपने मूल स्वरूप के अंदर लाने का जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर फयाज अली दोस्तों और एरिक डिक्सन के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जो प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव किसका है दोस्तों? तो ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय का। किसका है? वल्लभ संप्रदाय। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो ध्यान रखना इसीलिए यहाँ पर दोस्तों, इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण के चित्र ज्यादा मिलते हैं। किसके मिलते हैं? राधा कृष्ण के चित्र हमें यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखना वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो नाथद्वारा। कहां पर है दोस्तों? नाथद्वारा। सर्वाधिक प्रभाव हमको कहां पर देखने को मिलता है? किशनगढ़ शैली के अंदर। 2, 3, 4 बातें याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो रंग उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा रंग उपयोग में लिया जाता है? तो एक तो उपयोग लिया जाता है श्वेत, एक जो प्रयोग में लिया जाता है गुलाबी दोस्तों, एक जो प्रयोग में लिया जाता है लाल दोस्तों, ठीक है। ये रंगों का नाम याद रखना। बीकानेर में मैंने पीला रंग बताया था और यहाँ पर श्वेत गुलाबी, ठीक है। ये दोनों नहीं मिले तो आपको गुलाबी रंग का प्रभाव मिलेगा ही। और ध्यान रखना एक बात और ध्यान रखना कि ये जो चित्र शैली दोस्तों वो किस पर आधारित है? प्रेम रस पर आधारित है। प्रेम रस पर आधारित। किस पर आधारित है? तो ध्यान रखना प्रेम रस पर आधारित, ठीक है। प्रेम का मतलब होता है प्यार। क्या होता है दोस्तों? प्यार। और प्यार से संबंधित चित्र शैली कौन सी है? किशनगढ़। वाकई में देखा जाए दोस्तों सावंत सिंह की एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी एक जैसे
मेरे दिमाग से निकल गया है, उससे रिलेटेड ही थी, लेकिन मतलब जैसे दास्या वगैरह होती है, दास्या वगैरह होती है, उससे रिलेटेड ही ये जो बड़ी ठणी है ना, अपन बात करेंगे बड़ी ठणी, उससे रिलेटेड ही थी। मतलब एक दासी थी, दासी से ये प्यार करता था ऐसा बताया जाता है। और इसका जो नाम आएगा नागरीदास, इसके दरबार में जो चित्रकार था दोस्तों, उसका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद बात करेंगे हम इसके ऊपर। ये क्या करता था, ध्यान रखना कि अपने नाम, मतलब इनका जो मूल नाम था सावंत सिंह, क्या नाम था, सावंत सिंह, और अपना नाम बदलकर ये नागरीदास है वो इससे बढ़िया बढ़िया शायरियां लिखवाना चाहता, शायरियां भी लिखवाता था, ठीक है। तो शायरियां तो ये गाता था, लेकिन लिखता कौन था, मोरध्वज, सॉरी मोरध्वज निहाल चंद। इसके बाद देखा जाए तो ये निहाल चंद को एक चित्र बनाने के लिए दिया गया था, किसका, उसकी प्रेमिका का, किसकी प्रेमिका, सावंत सिंह, ये प्रेमिका थी, ध्यान रखना, बनी ठणी। बाद में इसकी तुलना की गई थी बनी ठणी से। ये किसकी एक प्रेमिका थी, ध्यान रखना, सावंत सिंह की प्रेमिका थी, जो बनी ठणी आप पढ़ते हो उसको। जब आपको कभी टाइम मिले तो डीपली पढ़ना, आपको मिल जाएगा कि सावंत सिंह की प्रेमिका थी और मोरध्वज के द्वारा, मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा इसका चित्र बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते, वैसे अपना कोई लेना देना है नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, हमारे धंधे करने ही नहीं, इधर आ जाओ, चलो ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या बात करने वाले हैं कि ये जो चित्र शैली है प्रेम रस पर आधारित है, किस पर आधारित है, प्रेम रस पर आधारित है। और एक बात और लिख रहा हूं यहाँ पर सर्वाधिक जो विशेषता, किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख जो विशेषता है, प्रमुख जो विशेषता है दोस्तों, वो नारी सौंदर्य पर है। किस पर है, नारी सौंदर्य पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो बात कहना चाहता था वो नारी सौंदर्य के ऊपर ही है, पूरी चित्र शैली है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेम रस पर आधारित है। और प्रेम की कहानी किसकी है, ध्यान रखना, सावंत सिंह की। इसकी कोई दासी वगैरह उससे ये मतलब प्रेम करता था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जो बात होती है दोस्तों, वो क्या बात होती है, तो ध्यान रखना, चित्र आता है यहाँ पर। इस शैली का प्रमुख जो चित्र है वो कौन सा दोस्तों, बड़ी ठणी। कौन है, बड़ी ठणी का, बड़ी ठणी का चित्र है। किसका चित्र है यहाँ पर, प्रमुख जो चित्र है दोस्तों, बड़ी ठणी। मुख्य विशेषता ये चित्र शैली की, नारी सौंदर्य, मतलब नारी सौंदर्य में किसका आ जाएगा नाम, बड़ी ठणी का। इसके बाद देखा जाए इसका जो चित्रकार था दोस्तों, जिसका नाम था मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद, ये इसका चित्रकार था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, और क्या बात आती है कि इसको, इस बनी ठणी को कहा जाता है दोस्तों, इस चित्र को कहा जाता है भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। अब मोनालिसा क्या है, ध्यान रखना दोस्तों, मोनालिसा का एक बहुत बड़ा मतलब खूबसूरत चित्र था पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे खूबसूरत जो चित्र है वो किसका है, मोनालिसा का। उससे तुलना की गई है, उससे तुलना की गई है कि उसके, इसके जैसा जो चित्र है हमारे भारत के अंदर वो किसका है, बनी ठणी का, ठीक है। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी कौन है, दोस्त ही था इसका, डॉक्टर प्याद अली का, जिसका नाम क्या था, एरिक डिक्सन। किसने कहा था ये, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, ठीक है दोस्तों, एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया था। इसके बाद देखा जाए खूब सारी बातें बनी ठणी, इसके यहाँ पर टीका लगा हुआ है कान के अंदर। कान के अंदर क्या होता है दोस्तों, ना मेरे कान बोले, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कान, यहाँ पर, अरे कान नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कान मत, नाक, मैं इशारा यहाँ पर करो लेकिन कान नहीं आ रहा है, इधर देखो, नाक होती है, और इस नाक के अंदर एक आभूषण पहना गया है, बेसरी दोस्तों, यहाँ से लेकर इधर ऐसा लंबा है, ऐसा लंबा है, ठीक है, बेसरी आभूषण। इसके बाद दोस्तों हाथ में क्या है, कमल का फूल है, घूंघट निकाले हुए, घूंघट भी निकाल रही है, ठीक है, और कानों के अंदर भी कुछ गहने वगैरह पहने गए हैं। तो आप बनी ठणी का चित्र देखना आपको वैसे, और हाथ में गुलाब भी है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, गुलाब, इसीलिए यहाँ पर जो, और गुलाब वगैरह जो उपयोग में लिए जाते हैं वो फ्रेम के अंदर ही लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी फ्रेम से संबंधित चित्र शैली है। ऐसी चित्र शैली दोस्तों कौन सी है, किशनगढ़, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं। यहाँ का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और चित्र है जिसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र है वो चांदनी रात की संगोष्ठी,
चांदनी रात की संगोष्ठी। इसका जो चित्रकार कौन था दोस्तों, तो इसका जो चित्रकार था जिसका नाम था अमीर चंद। कौन था? अमीर चंद। चित्रकार का नाम क्या था? अमीर चंद। इतनी सारी बातें याद कर लेना। इसमें से एक भी ऐसी बात नहीं है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी गई, पेपर उठा के आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूँ। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी गई किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर से, सब पूछी गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जो बात आती है वहां पर क्या आती है? प्रमुख चित्रकार। प्रमुख जो चित्रकार है दोस्तों, चित्रकारों के बारे में बात करेंगे और चित्रकार है कौन कौन से, सब याद हो जाएंगे मेरे हिसाब से आपको। देखो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। अब प्रमुख चित्रकार के अंदर सबसे पहले तो किसका नाम आ जाएगा? मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद एक का नाम ओली, तो ओली का नाम चांदनी रात की संगोष्ठी, उसका चित्रकार कौन था दोस्तों? तो उसका नाम था अमीर चंद। कौन था? अमीर चंद। ठीक है, अब इधर देखो दोस्तों, यहां पर राम आएंगे। कौन आएंगे? नानक राम आएंगे। कौन से आएंगे दोस्तों? नानक राम आएंगे। इसके बाद दोस्तों आएंगे साधु राम। कौन आएंगे? साधु राम। इसके बाद दोस्तों आएंगे रामनाथ आएंगे। कौन आएंगे? रामनाथ। और इसके बाद दोस्तों आएंगे बदन सिंह आएंगे। कौन आएंगे? बदन सिंह। बदन सिंह आएंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा सूरध्वज भी आएगा। इसके बाद आएगा 8 नंबर पर लाडली दास। कौन आ जाएंगे? लाडली दास। ठीक है, ये जो 8 जो इसके प्रमुख चित्रकार हैं और इसके ये जो ऐसे चित्रकार हैं जिनका नाम एग्जाम के अंदर आप लोगों को कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इनका नाम मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे में दोस्तों चित्रशैली है, उसका नाम क्या है तो ध्यान रखना, नागौर से सॉरी जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का दोस्तों जो जैसलमेर शैली, इसकी क्या खास विशेषता है जिसको कहा जाता है दोस्तों मांड शैली। क्या कहा जाता है? मांड शैली। प्राचीन साहित्य व अभिलेखों के अंदर इसका जो नाम मिलता है दोस्तों जैसलमेर का, वो मांड प्रदेश मिलता है। क्या मिलता है? मांड प्रदेश। कौन सा प्रदेश मिलता है दोस्तों? मांड प्रदेश मिलता है, इसीलिए इसको मांड शैली भी कहा जाता है। और यहाँ की जो गायिका होती है दोस्तों उनको मांड गायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांड गायिका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखा है दोस्तों इस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं। अब क्यों नहीं प्रभाव? जब आप जैसलमेर दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हो दोस्तों तो एक कहावत यहाँ की प्रचलित है कि घोड़े कीजिए कांट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे की, तब पहुंचे जैसान। ऐसा होना चाहिए आपको। मजबूत होगा तो इंसान कहाँ पहुंच पाएगा? रेतों की डोरे होती है, इन डोरों के अंदर पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोहरों के अंदर पहुंच पाएगा दोस्तों। ठीक है, कहावत याद रहेगी या नहीं रही? शायद मेरे हिसाब से अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल, है ना? अबुल फजल, हाँ अबुल फजल के द्वारा कही गई, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कि पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे, सॉरी घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे, तब पहुंचे जैसान। दोस्तों ऐसी जो कहावत है वो अबुल फजल के द्वारा जैसलमेर के लिए कहा गई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बीच में क्या है कि डीजे वाला आ गया था, पास में डीजे वाला आ गया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गए थे हम लोग। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, और किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या होता क्या है, तो ध्यान रखना कि क्या होता है किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर दोहरे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो चित्रण हुआ है, अब मरुस्थल के अंदर मिलेगा ही क्या दोस्तों? क्या मिलेगा? मरुस्थल मिलेगा। मरुस्थल मिलेगा क्या होगा? मरुस्थल का चित्रण होगा। मरुस्थल के अंदर कौन दौड़ेंगे दोस्तों? घोड़े दौड़ेंगे।
घोड़े के साथ कौन मिलेगा? ऊंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊंट भी मिलेगा और झाड़ियां मिलेगी छुपने के लिए आपको। ये जैसलमेर शैली कंप्लीट। और ध्यान रखना, जैसलमेर शैली के अंदर कंप्लीट हो गई। मेरे दोस्तों इधर देखो और क्या बात है, यहाँ से लाइन खींच के लिख रहा हूँ सीधा कि यहाँ पर भित्ति चित्रण हुआ दोस्तों। इस शैली का अंदर क्या हुआ? भित्ति चित्रण हुआ है। और कौन कौन सी हवेली है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि एक जो हवेली है नथमल की हवेली। किसकी? नथमल की हवेली है। और एक है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। किसकी है? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। और एक है दोस्तों पटवो की हवेली। पटवो की हवेली, पटवो की हवेली। ये बातें ध्यान रखना। ये जो हवेली है, ये जो हवेलियां है ना, वो खूब बार पूछेगी। ठीक है, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना इनको कि नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली, इनके ऊपर क्या हुआ दोस्तों? इस शैली का क्या हुआ? तो ध्यान रखना, भित्ति चित्रण हुआ। भित्ति चित्रण का मतलब भीत, मारवाड़ के अंदर दीवार को कहा जाता है भीत कहा जाता है। ठीक है, उसी से जो बना वो क्या बना? भित्ति बना। क्या बना? भित्ति बना। ठीक है, दीवार पर किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। आगे एक बात ध्यान रखना कि जैसे दोस्तों जोधपुर के अंदर ढोला मारू का चित्रण हुआ है, वैसे जैसलमेर के अंदर मूमल का चित्रण हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके साथ ही आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अपन ढूंढाट चित्र शैली लेकर या फिर नागौर, 1-2 बज के नागौर शेखावटी लेकर इसके बाद ढूंढाट लेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।